तुम्हें उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? आप साफ साफ कहेंगे क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम बचपन में उस गांव में रहे हो तो ये तो पता ही होगा कि यक्षिणी किश्नोई नदी के पास भटका करती थी। युग उस बूढ़े की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। वो गौर से उसकी बातों को सुन रहा था। वो बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है उस यक्षिणी के एक नहीं 2 ठिकाने थे। पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? ग्रेवयार्ड कोठी? हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी। गांव के लोगों ने कई बार यक्षिणी को ग्रेवयार्ड कोठी के पास भी भटकते देखा था। यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून चूसकर उन्हें मार दिया करती थी। इसका मतलब पापा ने बचपन में जो कहानी मुझे सुनाई थी वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। बिट्टुआ, किस कहानी की बात कर रहे हो तुम? बूढ़े की बात सुनकर युग अपने अतीत की यादों में खो। उसको याद आता है वो पल जब वो 10 साल का था और अपने पिता से बातें कर रहा था। पापा पापा, क्या कर रहे हो आप? युग ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं बेटा, कहानी लिख रहा हूँ। युग के पिता ने टाइपराइटर पर कहानी टाइप करते हुए कहा। क्या कहा पापा? कहानी? कौन सी कहानी लिख रहे हैं आप? यक्षिणी की कहानी बेटा। पापा, मुझे भी यक्षिणी की कहानी सुनाइए ना। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम डर जाओगे। जब बड़े हो जाओगे तब सुनना, ठीक है? युग उदास हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, प्लीज पापा सुनाइए ना, मैं नहीं डरूंगा, प्रॉमिस। और आप ही कहते हैं ना कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और बच्चे डरते नहीं हैं बल्कि डराते हैं। तो प्लीज पापा मुझे यक्षिणी की कहानी सुनाइए ना। युग जिद करने लग जाता है और युग की जिद के आगे उसके पापा हार मान जाते हैं और उसे यक्षिणी की कहानी सुनाने लग जाते हैं। कहते हैं ये जो अपनी किश्नोई नदी है ना, बहुत सालों से वहाँ पर यक्षिणी डायन रहा करती थी। युग हैरानी के साथ कहता है, ये बंगला मुड़ा और रोंकामुचा गांव के बीच में जो नदी पड़ती है वहीं पर पापा? हाँ बेटा, वहीं पर। ये जो यक्षिणी होती है ना, इस जंगलों में या पानी वाली जगहों के पास पाई जाती है। हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आने जाने वाले मुसाफिरों को जो रात में नदी पार किया करते थे, उन्हें ये लुभाती थी और अपने रूप जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाया करती थी। कहते हैं यक्षिणी को कमल और चमेली के फूल बहुत पसंद होते हैं। वो हमेशा उसे अपने पास रखा करती थी। जिन पुरुषों को यक्षिणी अपना शिकार बनाती थी, उन्हें वो सबसे पहले कुछ खाने को दिया करती थी। खाने का? पर क्यों पापा? वो इसलिए बेटा, क्योंकि वो उस खाने में ऐसा मंत्र फूंकती थी कि जो भी पुरुष उसे खाता था वो उसके वश में हो जाता था। ऐसे ही एक बार यक्षिणी ने एक पुरुष को अपना शिकार बना लिया और उसे अपने वश में करने के बाद उसके साथ संभोग करने लग। युग बीच में ही बोल पड़ता है, ये संभोग क्या होता है पापा? युग का सवाल सुनकर युग के पिता चुप हो जाते हैं और वो बात को घुमाते हुए कहते हैं, ये आपके मतलब की चीज नहीं है बेटा। आप अभी छोटे हो ना, जब आप बड़े हो जाओगे तब हम इसका मतलब आपको बताएंगे। अभी आप कहानी पर ध्यान दो। ठीक है पापा, फिर आगे क्या हुआ? संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती थी। यक्षिणी का असली रूप बेहद डरावना होता है, इतना डरावना कि जिसे देखकर किसी के भी दिल की धड़कनें थम जाए। अपने असली रूप में आने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के दिल का खून चूस लेती थी। पर वो ऐसा क्यों करती थी पापा? क्या वो बुरी औरत थी? नहीं बेटा, यक्षिणी बुरी औरत नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत अच्छी औरत थी, दूसरे लोक से आई हुई एक अप्सरा की तरह।
तो फिर पापा वो आदमियों के साथ वो क्या बोला था आपने? हाँ याद आया, संभोग करके क्यों मार देती थी? युग के पिता कुछ याद करते हुए कहते हैं, अभिशाप के कारण बेटा। कैसा अभिशाप पापा? बेटा वो अभिशाप ये था कि युग के पिता ने इतना कहा ही था कि बाहर के कमरे से युग की माँ की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा, चलो आओ, खाना खा लो, खाना बन गया है। युग अपनी माँ को मना करते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे अभी खाना नहीं खाना है, मैं पापा से कहानी सुन रहा हूँ। क्या कहा? कहानी सुन रहे हो? तुम्हारे पापा को कहानी लिखने और सुनाने के सिवा और कुछ आता भी है? जब देखो दिन भर कहानी लिखते रहते हैं। खुद तो बिगड़े हुए हैं ही, तुम्हें भी बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। चलो जल्दी आओ खाना खाने, मैंने खाने की थाली बना ली है तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मैं नहीं आ रहा, कहानी खत्म होने के बाद ही आऊंगा। क्या कहा? नहीं आ रहे? लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। रुको, अभी बेलन लेकर आती हूँ, तभी तुम मानोगे। पायल की बजने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे युग की माँ युग के कमरे की तरफ आ रही हो। कुछ ही देर में युग की माँ हाथों में बेलन लेकर उस कमरे में आ जाती है। युग को उसकी माँ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी बचपन की यादों में उसकी माँ का चेहरा मिट चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। उसको उसकी माँ की बातें तो सारी याद थी, पर उनका चेहरा नहीं। युग की माँ उसका कान पकड़ते हुए कहती है, तो क्या कह रहे थे बेटा तुम? कि तुम्हें खाना नहीं खाना? जरा एक और बार बोलना। युग चीखते हुए कहता है, अरे माँ, कान छोड़िए, दर्द हो रहा है माँ, कान छोड़िए, कान तो छोड़िए, अब माँ, दर्द हो रहा है माँ। मामा कहते हुए ही युग अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। जब युग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे हिला हिला कर पूछ रहा था, अरे ओ बिटुआ, कहाँ खो गए? ठीक तो हो तुम? और ये माँ माँ क्यों बोल रहे हो? अरे बिटुआ। युग बूढ़े की बात का जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं बाबा, ठीक हूँ मैं तो डर ही गया था। युग बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहता है, बाबा, एक बात पूछनी थी आपसे, क्या वो यक्षिणी अभी भी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती है? बूढ़ा युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बेटुआ, यक्षिणी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती। क्यों पापा, क्या यक्षिणी यहाँ से चली गई है जो अब वो मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती है? वो बूढ़ा युग के पास जाते हुए कहता है, वो गई नहीं है, शांत हो गई है। शांत हो गई है मतलब ये कि आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे। उन लेखक बाबू को ही उस यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। तुम्हें पता है, लेखक बाबू की किसी को लाश तक नहीं मिली थी, पर उनका कमरा पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह खून ही खून था, दीवारों पर, किताबों पर, टेबल पर, हर जगह। एक कोना ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर खून न हो। ये बात सुनकर युग डरा नहीं, बल्कि उदास हो गया। अचानक से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। बूढ़ा इस बात को भांप लेता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या हुआ बेटा? लेखक बाबू के बारे में सुनकर तुम्हारा चेहरा उतर क्यों गया? युग अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, क्योंकि आप जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि मेरे पिता थे। क्या इसका मतलब ये कि तुम वो लेखक बाबू की बेटे हो? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, युग। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, गांव वालों का कहना था कि उस यक्षिणी ने ही लेखक बाबू को मारा था।
उसी दिन से उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया गया और कोठी के बंद होने के साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा की रात मर्दों के शिकार होने भी बंद हो गए। कुछ गांव वालों का तो ये तक कहना है कि शायद लेखक के साथ संभोग करके उस यक्षिणी की हवस मिट गई, इसलिए वो शांत हो गई। ये कुछ सोचते हुए कहता है, पर जब हवस मिट गई थी तो उस यक्षिणी ने मेरे पिता को क्यों मारा? और आपने कहा था कि संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के शरीर में से खून चूस लेती है, तो फिर मेरे पिता का खून कमरे में हर जगह कैसे फैला था? यक्षिणी ने उनका खून क्यों नहीं पिया? पता नहीं उसने लेखक बाबू का खून क्यों नहीं पिया। ये राज तो उनकी मौत के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया था। यक्षिणी हर शिकार के साथ संभोग करने के बाद सीधे उसे मौत के घाट उतारती थी, इसलिए हवस खत्म होने के बाद भी उसने लेखक बाबू को भी मार दिया होगा। पर कुछ गांव वालों का कहना था कि लेखक बाबू कई सालों से खोजबीन पूछताछ करके यक्षिणी पर कोई किताब लिख रहे थे। इसकी भनक उसे लग गई थी। एक ये भी कारण हो सकता है। और फिर अमावस्या आते ही यक्षिणी ने लेखक बाबू को मार दिया होगा। क्या वो किताब मुझे मिल सकती है? नहीं, वो किताब तो कहीं नहीं है। सुना है प्रकाशित ही नहीं हो पाई। शायद ग्रेवयार्ड कोठी में हो। क्या कहा आपने? ग्रेवयार्ड कोठी में? हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी में। पर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, वो यक्षिणी शांत हो चुकी है तो बेहतर है उसे शांत ही रहने दो। उसके अंदर की वासना को फिर मत जगाओ, वरना पता नहीं और कितने मर्दों की जान ले ले। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें, बस आगाह कर रहा हूँ बिटुआ। मौत के आने से पहले चेतावनी देनी पड़ती है। मतलब? तुम शहर के लोग मतलबी बहुत होते हो बिटुआ, हर बात में मतलब ढूंढते हो। मतलब कुछ नहीं। वैसे आप बहुत कुछ जानते हो उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में। आखिर कैसे? जानूंगा कैसे नहीं, मेरा पुराना रिश्ता जो है। युग उस बूढ़े को घूरते हुए पूछता है। क्या कहा? पुराना रिश्ता है? क्या रिश्ता है आपका ग्रेवयार्ड कोठी से? बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है। मेहंदी पथार। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है। मेहंदी पथार मतलब ये बेटुआ कि मेहंदी पथार स्टेशन आ गया है। चलो जल्दी उतर जाओ। ट्रेन मेहंदी पथार स्टेशन पर आकर रुक गई थी। युग और वो बूढ़ा अपना अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। स्टेशन पुराने जमाने का था। लाइट भी एक दो ही जल रही थी जो बार बार बंद चालू हो रही थी। ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि तभी युग की नजर बूढ़े के हाथ में जो झोला था उस पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके अंदर कई सारे कमल के फूल रखे हुए थे। युग सोचने लग जाता है, ये बूढ़ा इतने सारे फूलों का क्या करने वाला है। जैसे ही बूढ़ा स्टेशन पर उतरा था, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लग गया था, जैसे उसे कहीं जाने में देर हो रही हो। युग के मन में कमल के फूलों वाली बात खटकती जा रही थी। उससे रहा नहीं जाता और वो उस बूढ़े से पूछ ही लेता है, वैसे बाबा आप इतने सारे